नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जेईई सिविल 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी आपके जो है प्रीवियस ईयर का सीरीज हमने जो कराया हुआ है, तो उसका हमने देखिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे जो है एक इक्विवेलेंट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है ना, जिसमें कि आपका कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस है। तो इसका जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, हमारा सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए, अगर आप लोग सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट का भी लेना चाहते हो तो ये भी हमने जो है अवेलेबल कराया हुआ है। इसमें सेम आपको जो है वही सेम चीज़ है, टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। और बाकी देखिए, यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है ये पे मत करना। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस मेंशन किया गया हुआ है, आप लोग देखिए अभी कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का। तो अभी आपको इस पे जो है फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको जो है मिल जाएगा। ये अभी भी ऑफर आपका चल ही रहा है। तो आप लोग जो है इस फैसिलिटी का दिया हुआ है जो हमने ऐप पे, वो आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हो। और बाकी देखिए, अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। जैसे कि आपका कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, आपका जनरल अवेयरनेस का है और साथ में करंट अफेयर का है। तो ये सारा जो है हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहो आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ। तो इकोलॉजी जो टर्म है ना, तो इसमें देखिए जो स्टडी हम लोग करते हैं तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में होती है। तो देखिए ये जो होता है ना आपका, ये ऑर्गेनिज्म और साथ में जो है इन्वायरमेंट के बीच में होती है। क्योंकि देखिए जो इन्वायरमेंट है, जाहिर सी बात है, इन्वायरमेंट जो रहेगा तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे उसके बीच में जो रिलेशनशिप जो भी रहेगा, तो उसी को स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। तो इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पे जैसे मैन एंड इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में सभी तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में नहीं कहा जाएगा। जितने भी ऑर्गेनिज्म सभी के लिए ही होता है इकोलॉजी। मतलब कि जो सिस्टम आपका है इकोलॉजी जो है, तो वो सभी चीज़ों के लिए ही होता है जो इन्वायरमेंट से उनका रिलेशनशिप है। और भी आप देख सकते हो सॉइल एंड वाटर, केवल सिंपली हम इसको नहीं बोल सकते। और हस्बैंड वाइफ तो ऐसे भी आपका एलिमिनेट आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में आपका हो जाएगा। तो इकोलॉजी जो टर्म है आपका, अगर हम लोग इसका बात करते हैं ना, तो ये जो है आपका दिया गया था प्रोफेसर आर मिश्रा के द्वारा। तो इनको बोला था फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के बारे में। तो इस ब्रांच के अंदर में जो है हम लोग स्टडी करते हैं कि जैसे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर में। इसमें जो है आपका बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं तो वो सारे के सारे आपके आ जाते हैं। तो बाकी देखिए डिटेल में जो है समझने के लिए आप लोग कोर्स में एनरोल्ड होकर आप लोग कर सकते हो। उससे जो है आपका कंप्लीट क्लियरिटी हो जाएगा और क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे तो आप लोग उसको इजीली कर लोगे। तो ये सारा चीज़ आपको जो है मिल जाएंगे पीडीएफ में, और आप लोग समझने के लिए जो है इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो देखिए फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के बारे में यहाँ पे बोला गया हुआ है। तो इसका देखिए आपको क्या हो जाएगा, अब प्रोफेसर आर मिश्रा, जो कि अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसका जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है, इकोलॉजी के बारे में जो है डेफिनेशन ही दे दिया है यहाँ पे, कि जिसके अंदर में जो हम लोग स्टडी करते हैं जो रिलेशनशिप होता है बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है और उनका जो इन्वायरमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो इसका जो है राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के जो है आपका इसमें पूछा हुआ है। तो अगर आपका क्लियरिटी रहेगा टॉपिक्स पे तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। आपको जो है इसमें कोई याद करने और रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है क्वेश्चन के पीछे देखिए नहीं भागना है कि बहुत सारे एमसीक्यू कर लिए तो वैसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। एक बार आपको टॉपिक्स को समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन तो आप कितना भी कर लो, कितना ही फ्रेमिंग किया जा सकता है, लेकिन टॉपिक्स पे क्लियरिटी नहीं रहेगा ना, तो वो जो है आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी घुमा दे तो आप लोग को लगेगा कि ये नया क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे करें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग टॉपिक्स पे फोकस करो और वो क्लियरिटी होना चाहिए उस पे आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि ऑल इकोसिस्टम्स बिगिन विथ एनर्जी इनपुट फ्रॉम।
तो देखिए जितना भी इकोसिस्टम होता है ना, तो उसमें देखिए जो एनर्जी इनपुट जो मिलती है, तो वो बिगिन मतलब शुरुआत वो कहाँ से होती है? तो देखिए दिया हुआ है वाटर, फायरवुड या एयर या फिर सन। तो देखिए इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो इकोसिस्टम में जो है आपका वो सारे चीज़ आ जाते हैं। जैसे कि आपका बात करते हैं हम लोग, अगर लैंड इकोसिस्टम है या फिर मैरीन इकोसिस्टम है, तो लैंड और मैरीन में अलग अलग होते हैं। लैंड में आपका जैसे डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया, इसके अलावा ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो गया। तो इन सभी का देखिए जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, तो वो है आपका सन होता है। तो सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका होता है, वो चाहे किसी भी टाइप का इकोसिस्टम है। तो देखिए इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, तो इकोसिस्टम जो आपका होता है, तो ये जो है आपके एक तरीके से बोल सकते हो कि ऐसा एरिया होता है कि जहाँ पे पर्टिकुलरली जो है वहाँ पे जो सर्वाइविंग कंडीशन जिस ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा, तो वो उनका एक तरीके से वो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। जैसे कि देखिए इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आपका एक नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से होते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम में आपका जो है, इसमें पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, इसके अलावा जो है आपके ओशियंस, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या डेजर्ट हो गए। तो डेजर्ट में आपको डेजर्ट में जो रहने वाले जो ऐसे पेड़ पौधे होंगे, सिर्फ वही एग्जिस्ट कर सकते हैं जो वहाँ पे उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो, वहीं आपको मिलेंगे। इसी तरीके से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो उनके लिए फेवरेबल कंडी आपको उसी टाइप के ही वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इकोसिस्टम जो है बटा हुआ आपका रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते थे, आपके बहुत तरीके से होते हैं यहाँ पे। तो इन सभी में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ना, तो वो आपका सन है। वो चाहे आपका देखिए किसी भी टाइप का फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड हो या फिर डेजर्ट हो, तो सन तो आपका हर जगह अवेलेबल है ही। तो उसमें जो अल्टीमेट सोर्स है आपका, यानी कि जो शुरुआत आपका होगा, तो वो सन से ही होगा। तो इसका जो है डी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि तुंद्रा इकोसिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या आपका टुंड्रा इकोसिस्टम। तो यहाँ पे समझेंगे कि देखिए टुंड्रा जो इकोसिस्टम है ये किस टाइप का होता है ये। तो देखिए जो टुंड्रा जो इकोसिस्टम है, तो ये इस टाइप का रीजन होता है कि जहाँ पे जो है आपको ट्री देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कि ये ट्रीलेस रीजन होते हैं। जो कि आपको जो है अधिकतर ये जो आर्टिक जोन है ना आपका, और साथ में जो माउंटेन्स का जो टॉप में जो पोजिशन जो होते हैं, सबसे जो टॉप पोजीशन जो होता है, तो वो जो पोजीशन रीजन आपका आता है उसी को बोलते हैं हम लोग तुंद्रा रीजन बोलते हैं हम लोग। कि जहाँ पे देखिए क्लाइमेट जो आपका होगा ना, तो वो जो है आपका एक्सट्रीम कोल्ड होगा, मतलब ठंडा रहेगा और विंडी होगा वहाँ पे। और रेनफॉल जो है आपको वहाँ पे देखने को लगभग मिलेगा ही नहीं, स्कैंट रेनफॉल आपका होगा। तो इस तरीके का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग तुंद्रा। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए इस तरीके का अगर इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे जो है ऐसे ही ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जो कि वो कंडीशन में ढल सकते हैं और कंडीशन फेवरेबल है उनके रहने के लिए। बाकी और जो है आपको वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन उनके लिए रहेगा ही नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तुंद्रा इकोसिस्टम को क्या खासियत है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि नो ट्री रीजन। तो देखिए ये तो बात आपका सही है कि यहाँ पे जो है ट्री रीजन आपका होगा ही नहीं। तो ये तो आपका एक हो सकता है। बाकी और ऑप्शन देखो दिया हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजिकल। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजिकल होता है क्या, तो ऐसा तो होता नहीं। बोला है कि मैरिन, मैरिन भी आपका देखिए होता नहीं है ये, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑल द ऑप्शंस तो नहीं, तो यहाँ पे नो ट्री रीजन आपका हो जाएगा तुंद्रा इकोसिस्टम। तो तुंद्रा इकोसिस्टम में जो है आपको यहाँ पे कोई भी ट्री आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए एक बार जो है आपको समझना होगा ये सारे टर्म्स को, जितने भी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है उसके क्या खासियत है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग इजीली कर लोगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम हैज़ विच टाइप ऑफ बायोमास पिरामिड। तो देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है ना, तो जहाँ पे सिर्फ केवल जैसे कि टॉल टॉल जो होते हैं ग्रास होंगे आपके, और आपको जो है पेड़ वहाँ पे मतलब ना के बराबर ही दिखाई देंगे, और दिखेंगे भी तो इक्का दुक्का ही रहेंगे। अधिकतर आपको वहाँ पे ग्रास लैंड रहेंगे, जो कि उनका जो है एक तरीके का इकोसिस्टम ऐसा डेवलप होता है कि वहाँ पर एक ही टाइप के स्पेसीज आपको देखने को मिलेंगे ग्रास का। तो इस टाइप का जो इकोसिस्टम जो रहता है ना, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि बायोमास पिरामिड किस टाइप की होती है। तो देखिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि जैसे कि जो पिरामिड जो होता है, तो वो जो है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे किस टाइप का होता है और उनका पोजीशन किस तरीके से होता है। कि जैसे कि देखिए एक आपका अपराइट होता है, कुछ इन्वर्टेड होता है, और कुछ जो है आपका बहुत अपराइट और इन्वर्टेड होते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे जो है ये समझना होगा। तो देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जैसे कि आपका इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं, तो ये जो है एक रिलेशनशिप दिखाता है आपका बायोमास का, प्रोडक्टिविटी का और एनर्जी दिखाता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। तो इसमें से अगर देखा जाए,
तो जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं तो आपको जनरली उसमें जो है आपको बॉटम में दिखाई देने को मिलेंगे, और जो सबसे टॉप में रहेंगे वहाँ पे आपको प्रीडेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका अपराइट पोजीशन का है और ये जो है इन्वर्टेड पोजीशन का है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो नीचे का जो पोर्शन है, जो टॉप मोस्ट यहाँ बॉटम में जो है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे आपको एरिया ज़्यादा लार्जर दिख रहा है, और बाकी जो है आप बढ़ते जा रहे हो तो यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है नीचे जो ज़्यादा संख्या में होंगे वही आपको देखने को मिलेंगे, और जो ऊपर की पोजीशन की तरफ है तो वह जो मतलब जिनकी संख्या कम होगी वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये अपराइट पोजीशन में आपका इस तरीके से होता है, और इन्वर्टेड आपका इस तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिरामिड जो होता है तो इसमें देखिए इसका बहुत तरीके के होते हैं आपके, कि जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना आपका, तो ये जैसे कि आपका हमेशा अपराइट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका जो एनर्जी का फ्लो जो होता है तो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो नीचे में सबसे जो प्रोड्यूसर्स होगा उसके पास ज़्यादा रहेगा, और उसके बाद जो कंज्यूम करते जाएगा तो उसके बाद जो टॉप में जो रहेगा उसका सबसे कम एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी का पिरामिड आपका हमेशा अपराइट होता है। बाकी देखिए इसको समझना पड़ेगा आपको किस तरीके से आता है। और वहीं पे देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इसका देखिए जो पिरामिड ऑफ नंबर जो आपका होता है ना, तो ये आपका अपराइट पोजीशन में आपका रहेगा इस तरीके से। तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो इसमें जो पिरामिड जो होता है तो आपका पोजीशन क्या होता है, तो ये अपराइट में होगा। उसी तरीके से अगर जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें किस तरीके से आपका अपर में होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से होता है, तो ये भी आपका अपराइट ही होगा। और ये क्यों होता है तो ये सब आपको देखिए समझना पड़ेगा, जो कि हमने इसमें समझाया हुआ है। आप लोग उसको एक बार समझोगे तो ये आपको क्लियरिटी हो जाएगा। बाकी और भी देख सकते हो यहाँ पे जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका भी देखिए अपराइट ही होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आपका इसी तरीके से होता है। बाकी जो है ये एनर्जी का दिखा हुआ पिरामिड है। तो यहाँ पे देखिए किसका पूछा था आपसे, यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात किया था। तो इसका देखिए जो टाइप ऑफ जो बायोमास पिरामिड जो होता है ना, तो ये जो है आपका होगा इसका अपराइट पोजीशन में। तो ये जो है वन ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि पॉपुलेशन पिरामिड आर यूजफुल टू। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड जो है तो ये यूजफुल किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एक्सप्रेस द एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, या इंडिकेट द डेथ रेट, या फिर इंडिकेट द बर्थ रेट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम बात करते हैं ना, जैसे पॉपुलेशन पिरामिड की बोल रहा है, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड जो है तो ये देखिए ये क्या होता है कि इसमें जो है आपको एक इम्पोर्टेंट ग्राफ दिखाता है आपको इसमें, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो पॉपुलेशन जो होता है ना, तो वो जैसे इसमें रहता है यहाँ पर कि डिवाइड किया हुआ रहता है आपका, जैसे कि एज और सेक्स के बेसिस पे होता है, जैसे कि मेल और फीमेल के बीच में जैसे एज वाइज जो है कितनी इनकी जनसंख्या है। तो ये जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर में। तो इसमें जो है आपका एक्सप्रेस किसका करता है, तो जो एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, तो ये इसको एक्सप्रेस करता है पॉपुलेशन पिरामिड। ना कि ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, ना तो डेथ रेट का, और ना ही जो है ये बर्थ रेट को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये एज और सेक्स के बेसिस पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये उसको दिखाता है। तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। ये आपको याद रखना होगा, पॉपुलेशन पिरामिड जो है आपका ये जो एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है पॉपुलेशन का उसको एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो किसने जो है बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन जो होता है, तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसको याद करेंगे कि जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट किसने किया था, तो ये तो आपको याद ही रखना होगा, लेकिन फिर ये भी समझ जाएगा बायोडाइवर्सिटी जो है आपका ये होता क्या, और हॉटस्पॉट जोन कौन सा आपका होगा। तो पहले देखिए बात करते हैं हम लोग, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन जो है ना, तो ये जो है इकोलॉजिकली एक यूनिक रीजन आपका रहता है, कि जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो है आपका एक रीच एक्सेप्शनली ऐसा पोजीशन होगा कि जो स्पेसीज के लिए वहाँ पे रहने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद इन्वायरमेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो है प्रियोरिटी इस तरीके से रहता है कि हम वहाँ पे बचा के रखें नेचर्स को, ताकि जो है स्पेसीज जो है वहाँ पे एक्सटेंड ना हो। तो ये जो टर्म है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, तो ये जो है नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिया गया था 1988 में। तो इसका देखिए राइट आंसर तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉर्मन मेयर्स इन्होंने दिया था। और बाकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये क्या होता है, तो ये जो एक यूनिक रीजन होते हैं जो कि स्पेसीज जो होते हैं ना, तो जो वहीं पे रह सकते हैं सिर्फ वहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन होता है, हर एक चीज़ से जो है वो भरपूर होता है
कि जिसमें फेवरेबल कंडीशन हो, साथ में जो है उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जो है भोजन पानी की व्यवस्था होती है। ये सारा चीज़ आपको जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए बायोडाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जैसे कि आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो वेरिएशन जो होता है ना डिफरेंट सोर्सेज से, यहाँ पे बात करते हैं जैसे टेरेस्ट्रियल और मैरीन और डेजर्ट इकोसिस्टम है, तो उनके लिए जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन आपका किस तरीके से होगा कि जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो और साथ में जो उनके लिए भोजन पानी की पर्याप्त मात्रा हो। तो ऐसे रीजन को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन बोलते हैं हम लोग। और लाइफ सस्टेन करने के लिए जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मात्रा में जो है उनके लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल हो इजीली। तो ये सब चीज़ जो है आपका आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन के अंदर में। तो बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ये क्वाइन किया गया था आपका 1985 में, जो कि नॉर्मन मेयर्स के द्वारा ये शुरुआत हुआ था उस समय में। लेकिन देखिए ये हॉटस्पॉट जोन जो है ना आपका, तो ये हुआ था नॉर्मन वेल्स के द्वारा 1998 में। 1995 में जो सिर्फ ये टर्म दिया गया था बायोडाइवर्सिटी का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा, ये आप लोग याद रखना। ये सब देखिए आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे, और इसको हमने अच्छे से समझाया भी हुआ है जो आपको हमने कोर्स दिया हुआ है उसके अंदर में। तो बायोडाइवर्सिटी आपका देखिए बहुत तरीके से होता है, जैसे स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब जो है पूरा दिया हुआ है इसके अंदर पे, एक बार देख लेना आप लोग। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज। तो यहाँ पे देखिए बोला ना कि जैसे सेम स्पेसीज जो होते हैं तो उनके बीच में जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, जैसे अलग अलग लोग होते हैं सेम स्पेसीज के, लेकिन उसमें भी जेनेटिक वेरिएशन जो होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन बोल रहा है ना, तो उसी को ही हो जाएगा सिंपली, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी तो अलग टर्म हो गया, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी आपका हो जाएगा। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यही सिंपली आपका कहता है यहाँ पर कि जो जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं ना, डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन जो होते हैं, अलग अलग जो पॉपुलेशन जो होती है सेम स्पेसीज का, इसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक वेरिएशंस। तो इसका जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं हम लोग इसको, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज फॉल्स। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है आपका यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि गलत है, वो आपसे पूछा गया हुआ है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द यंगर जनरेशन्स ओनली। तो देखिए बोल रहा है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है ना, तो ये एसेंशियल है केवल यंगर जनरेशन्स के लिए ही। तो देखिए ऐसा तो कोई बात है नहीं कि जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है तो ये केवल यंगर जनरेशन के लिए ही सिर्फ है, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट जो है तो वो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो चाहे अब मान लीजिए कि यंग पॉपुलेशन हो या फिर जो है ओल्ड एज का हो या फिर जो अर्ली एज का चाइल्ड हो, तो इन्वायरमेंट सभी के लिए ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंट का एजुकेशन जो है ये एसेंशियल सभी जनरेशन के लिए, ना कि केवल यंगर जनरेशन के लिए। तो इसमें देखिए जो फॉल्स वाला है ना, तो यही लग रहा है, तो इसका देखिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी अब और भी ऑप्शन अब देखो दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन डज नॉट एडवोकेट ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और ए कोर्स ऑफ एक्शन। तो जाहिर सी बात है ये केवल एक चीज़ पे फोकस नहीं करता है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे चीज़ों पे जो है फोकस आपका होता है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। अगला आप देखोगे दिया हुआ है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन विल प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन टू प्लान अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इशू। तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने से जो है तो ये नेक्स्ट जनरेशन को जैसे एक आइडिया दे दिया कि वो किस तरीके से प्लान करे, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाए, ताकि जो है इन्वायरमेंटल इशू जो भी है तो उसको जो है टैकल किया जा सके। तो ये भी सही है। अगला देखिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज इवॉल्विंग टू बी द एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल एंड इथिकल डेवलपमेंट। तो ये जाहिर सी बात है कि ये जो है ये मतलब कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है आपका, तो ये इम्पोर्टेंट है ही सस्टेनेबल एथिकल डेवलपमेंट दोनों के लिए ही। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है आपका, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल स्फेयर ऑफ द इन्वायरमेंट इज हैविंग द लिस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर मैटर। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि जैसे कौन सा इन्वायरमेंट का वो कंसेप्चुअल स्फेयर है कि जहाँ पे कैपेसिटी की बात करते हैं ना मैटर की, तो वो लिस्ट स्टोरेज होती है। तो ये देखिए ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका, जैसे कि दिया हुआ है इसमें एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, बायोस्फेयर दिया हुआ है, लिथोस्फेयर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोस्फेयर दिया हुआ है। तो देखिए अगर इन तीनों को अगर आप लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके देखोगे, तो पहले तो आपको देखिए ये समझना होगा यहाँ पे कि ये एक्चुअली में ये सब चीज़ें हैं क्या। जैसे कि आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया हुआ है,
इसी के बाद आपका जो है इसमें बायोस्फीयर दिया हुआ है, और उसके बाद जो है लिथोस्फीयर दिया हुआ है आपका, और फिर जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोस्फीयर। तो अगर आप लोग इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में अगर आप लोग जानते होगे, तो फिर क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी अगर रीजन वाइज देखा जाए ना, इन सभी को देखते हुए अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें से अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका इसमें हाइड्रोस्फीयर, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब कि जो आपका ये पानी होता है, तो इसमें जो है आपका लार्ज क्वांटिटी होता है, जैसे 2/3 तो आपको वाटर से, तो ये तो आपको देखिए होगा नहीं क्योंकि इसमें लिस्ट पूछा था। और वहीं पे देखिए यहाँ पे बात करते हैं लिथोस्फीयर का, तो देखिए लिथोस्फीयर जो है, तो ये जितना भी मतलब कि जो रॉक्स है या ज़मीन जो एरिया है, तो वो आपका इसमें पूरा आ जाता है। तो देखिए जितने भी क्वांटिटी मैटर जो है, तो वो सब अर्थ में ही सब मतलब बरीड है अंदर में, तो मैटर यहाँ पे भी ज़्यादा है। बायोस्फीयर देखिए जो है आपका, तो ये जो रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी देखिए जो है आपका अधिकतर क्वांटिटी इसमें भी है आपके। लेकिन देखिए एटमॉस्फेयर में जो है तो ओनली गैसियस पार्टिकल्स है। तो इसमें कैपेसिटी की बात करते हैं मैटर का ना, तो इसमें जो है आपका एटमॉस्फेयर में आपका कम हो, भले एटमॉस्फेयर हर जगह फैला हुआ, लेकिन देखिए मैटर कंटेंट की हम बात करें तो उसमें सिर्फ ओनली गैसियस मैटर है, तो वहाँ पे कोई मैटर तो आपका एग्जिस्ट कर नहीं सकता उतना। क्योंकि देखिए मैटर बोलते हैं हम लोग कि ऐसा चीज़ को बोलते हैं हम लोग कि जिसके पास जो है मतलब कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब कोई एक स्पेस ऑक्यूपाई किया और उसमें जो है उसका कुछ ना कुछ एक मास होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपका एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं इकोसिस्टम का, पूरे जितने भी वर्ल्ड में है आपके, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करे इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओशियंस और ग्रेट लीव्स दिया हुआ है। तो देखिए इकोसिस्टम जो है आपका, तो वो डिपेंड करता है कि वो जो है आपका किस टाइप का है, जैसे मैरिन है या फिर लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है ना कि इसमें दिया हुआ है ओशियंस। तो देखिए ओशियंस तो आपका जैसे बहुत ही बड़ा विशाल है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं वर्ल्ड का, तो वो है आपका ओशियंस ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2/3 वाटर जो था आपको सब ओशियंस ही है एक्चुअली, तो वाटर ही है। तो इस तरीके से ओशियन यहाँ पे दिखे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और ग्रेट लीव्स की बात करें तो इनके कंपेयर ओशियन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अगला देखिए दिया हुआ है कि द मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि जैसे नेचुरल इकोसिस्टम हो और उसमें भी सबसे मोस्ट स्टेबल हो, मतलब स्टेबल कहने का हो गया कि वहाँ पे जो है ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे टेम्परेचर में, या फिर जो इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है, ना तो एक्सट्रीम कोल्ड ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट, और ना तो जो है वहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि ज़्यादा पॉल्यूटेड है, या फिर एकदम से ही जो है आपका वहाँ पे अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज। तो इस तरीके का सबसे मोस्ट स्टेबल इन्वायरमेंट नेचुरल इकोसिस्टम कौन सी होगी, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेजर्ट दिया हुआ है, ओशियन दिया हुआ है, फॉरेस्ट दिया हुआ है और पॉन्ड आपका दिया हुआ है। तो स्टेबल इकोसिस्टम को हम लोग वही बोलेंगे कि जिसका देखिए जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना, तो वो जो है आपका कांस्टेंट होता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका डेजर्ट है, तो डेजर्ट में भी देखिए आपका काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते रहता है, मतलब कि आपका डे और नाइट टाइम में देखोगे आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये तो आपका ऐसे भी होगा ही नहीं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए देखोगे जो आपका दिया हुआ है इसमें ओशियंस है, तो देखिए ओशियन जो है ना, तो ओशियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ओशियन में जो आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो यही जो है आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये। बाकी देखिए फॉरेस्ट वाला तो आपका चेंजेस होते रहता है, पॉन्ड में भी आपको होता रहता है, तो यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से जो है आगे भी आपका सेशन कंटिन्यू रहेंगे। और बाकी देखिए आप लोग जो है अपना रिवीजन करते रहो। ऑलरेडी हमने पीडीएफ दे दिया है और साथ में जो है कोर्स जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है तो ऑलरेडी सब कंप्लीटेड है, तो आप लोग उससे रिवीजन बार बार करते रहो। और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। देखिए क्वेश्चन आपका कितना भी टाइप से पूछा जा सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा, तो फिर जो है आपको उसमें प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी क्वेश्चंस को करने में। तो पहला यही रहना चाहिए कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, अच्छे से समझा हुआ रहना चाहिए टॉपिक्स पे। फिर क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के किसी भी टाइप से कहीं से भी पूछे ना, तो वो आप लोग ईजिली कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है हमने लॉन्च भी किया हुआ है कोर्स इसका, तो आप लोग उसमें इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से जो है आगे भी आपका क्लास कंटिन्यू रहेंगे।